हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CMA US पार्ट 1 के सेक्शन ए सीरीज़ में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज़ तक फिनिश किया था, जिसमें हमने ये जाना कि जब हम डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो अकाउंटिंग कैसे होती है। अब आता है इक्विटी की बारी। तो जब भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो कहाँ उसको निवेश कर देता है, या तो कहीं भी डेट सिक्योरिटीज़ में डाल देगा, किसी को लोन की तरह दे देगा, या तो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेगा। तो जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिया उसको बोलेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, आओ उसकी अकाउंटिंग देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम क्या हुई कि जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो तीन तरह की हो सकती है। एक हो सकता है पब्लिक, एक हो सकता है आपका प्राइवेट, और एक हो सकता है जब आपके पास इन्फ्लुएंशियल होल्डिंग्स हो, मतलब आपके पास 50% से ज़्यादा ओनरशिप हो कहीं की। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हो सकती है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये तीन कंडीशंस, ये तीन केसेस हो सकते हैं। अब जब देखो, जब पब्लिकली ट्रेडेड शेयर्स हो गया या प्राइवेट हो गया, इन्फ्लुएंशियल होल्डिंग्स हो गया, तो सब केस में क्या होता है ना कि अलग अलग तरह के अकाउंटिंग मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्यों हम अलग अलग तरह के अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में आगे समझेंगे। ठीक है, नाउ तो क्यों ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि मान लो कभी शॉर्ट टर्म गेन हुआ आपको, या फिर तो आप खरीदे शेयर्स इसलिए कि आप शॉर्ट टर्म गेन बना सको, या लंबे समय तक के लिए रखने के लिए बना सको, या फिर तो आपने शेयर्स इसलिए ख़रीदा है कि आपको दूसरे एंटिटी के ऊपर 50% से ज़्यादा जो है ओनरशिप है आपके पास, या तो आप उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, आपको उसके ऊपर अपना अधिकार जताना है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया। तो इस टॉपिक में क्या होता है कि मैच अकाउंटिंग विद द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, मतलब जिस तरह के आपने, जिस पर्पस के लिए आपने इक्विटी सिक्योरिटी खरीदा, उसी लिए उसको उससे मैच करना चाहिए। फिर प्रिवेंट इनकम मैनिपुलेशन, मतलब जो सही इनकम है वही आप उसको अपने P&L में दिखाओ रिलेटेड टू द जिस टाइप का इन्वेस्टमेंट है। फिर इंश्योर रियलिस्टिक रिपोर्टिंग, मतलब कि जो हमारा सही वैल्यू है, करेक्ट या ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू है, वही रिफ्लेक्ट करे। नाउ coming to the concept explanation, how much do we own and do accounting accordingly, मतलब ये कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा कितना इन्फ्लुएंस हुआ या हम कितना उसमें ओन करते हैं, कितना हम जो है क्या बोलते हैं शेयर्स को, हम कितने प्रतिशत शेयर्स ओन करते हैं, उसी हिसाब से हम अपनी अकाउंटिंग करेंगे, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, अब हमारे पास तीन तरह का इन्फ्लुएंस है, तीन लेवल का इन्फ्लुएंस है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तीन लेवल का इन्फ्लुएंस है। पहला लेवल क्या होता है, पहला लेवल जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लो आपके पास किसी भी कंपनी का 0 to 20% शेयर्स है, यानी कि 20% से कम शेयर है, तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि हमारा उस कंपनी पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, हम उसको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करना। अब लेवल 2 है अगर आपका, तो यानी कि आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, आप काफ़ी थोड़ा सा आप उसको प्रभावित कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा प्रभावित कर सकते हो। तो वो किस केस में होता है, कभी आपके किसी कंपनी के पास, आपके पास किसी कंपनी का 20 से 50% के बीच में शेयर्स हो। फिर आप कभी बोलोगे कि आपका किसी कंपनी के ऊपर कंट्रोल है, वो किस केस में बोल सकते हो, जब आपके पास किसी कंपनी का 50% से ज़्यादा आपके पास उसका शेयर्स हो, और आप उसके जो सारी गतिविधियाँ हैं उनको जो है आप अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे करवा सकते हो। तो इसलिए ये तीन तरह के लेवल्स आते हैं। और अब की बार आज के इसमें चैप्टर में हम एक ये वाला और एक ये वाला, ये फर्स्ट 2 लेवल का जो है इसकी अकाउंटिंग समझेंगे, क्योंकि ये जो लेवल 3 का अकाउंटिंग है ना, ये लेवल 3 के अकाउंटिंग को हम बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशंस एंड कंसोलिडेशंस। तो वो आगे जाके हम एक चैप्टर पढ़ेंगे तो और उसमें समझेंगे। अब देखो, जब हमारा पहला केस हुआ जब नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो उसमें क्या होता है कि जब हमारे पास लेस दैन 20% ओनरशिप हुई, फिर दो तरह केस हो सकता है, एक पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में कैसे अकाउंटिंग होती है, फेयर वैल्यू थ्रू नेट इनकम, जिसको हम बोलते हैं टेक्निक सी। फिर प्राइवेट कंपनी के केस में कैसे अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट लेस इम्पेयरमेंट, जिसको हम बोलते हैं टेक्निक डी। नाउ
टेक्निक सी में क्या होता है, टेक्निक सी में फेयर वैल्यू थ्रू इनकम, टेक्निक सी में फेयर वैल्यू थ्रू इनकम। इसमें क्या होता है, पहली बात तो आप ये देखो, इसमें तो ये देखो कि मार्केट प्राइस पे होता है, पहली बात तो मार्केट प्राइस पे चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, और दूसरा चीज़ ये पब्लिक कंपनी के लिए होता है, और फिर उन केसेस में जिसमें आपके पास 20% से कम ओनरशिप हो, 20% से कम शेयर्स हों, फिर ये फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। और जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी चेंजेस होंगे इन द फेयर वैल्यू के जो भी चेंजेस होंगे वो कहाँ जाएंगे आपके, वो जाएंगे आपके इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। और इसमें ये FVOCI से बिल्कुल अलग है, FVOCI जैसा नहीं है, क्योंकि FVOCI में क्या होता था, जो भी फेयर वैल्यू में चेंजेस होते थे, जो कि हम डेट सिक्योरिटीज़ के केस में पढ़े थे, वो कहाँ जाते थे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाते थे। बट इक्विटी में ऐसा कहीं नहीं है, इक्विटी में क्या है, फेयर वैल्यू थ्रू नेट इनकम, फेयर वैल्यू थ्रू इनकम भी आप बोल सकते हो। अच्छा, टेक्निक सी को मेजर कैसे करते हैं, पहला तो आता है हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है कि पहले तो रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट को ऑन एक्विजिशन डेट, फिर टेक्निक 2 आती है, फिर स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में क्या होता है कि फेयर वैल्यू को अपडेट करते हैं, फेयर वैल्यू को हम अपडेट करते हैं। फिर स्टेप 3 में क्या आता है कि कंपेयर करते हैं मार्केट प्राइस वर्सेस फेयर वैल्यू, हम मार्केट प्राइस को और फेयर वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं। फिर स्टेप 4 में क्या होता है कि हम गेन और लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं अपने P&L में, अपने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में या अपने इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं। अब टेक्निक सी में 2 केस होंगे, एक होगा अनरियलाइज्ड गेन, एक होगा रियलाइज्ड गेन, रियलाइज्ड गेन, ठीक है। अनरियलाइज्ड गेन कब होता है हमारा, अनरियलाइज्ड गेन तब होता है जब हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं बेची गई है, हम उसको बेच नहीं रहे हैं, और तब उसके प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जब भी उसके फेयर वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड गेन और लॉस, अनरियलाइज्ड गेन और लॉस। तो ठीक है, तो इसको बोलेंगे अनरियलाइज्ड गेन और लॉस, ओके। और इसकी ये कैसे इसकी जर्नल एंट्री पास होगी, अगर मान लो वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ, तो डेबिट करेंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, क्रेडिट करेंगे अनरियलाइज्ड गेन। और कभी अगर वैल्यू में डिक्रीज़ हुआ तो क्या हुआ, डेबिट करेंगे अनरियलाइज्ड लॉस और क्रेडिट करेंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। तो कैसे, क्यों, हम कब डेबिट कर रहे हैं, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये अकाउंटिंग वाला जो हमने रूल पढ़ा था, गोल्डन रूल पढ़ा था बचपन में क्लास 11th में, वही को हम फॉलो कर रहे हैं। मूविंग ऑन, अनरियलाइज क्यों, क्योंकि अभी तक उसको बेचा नहीं गया। बट जब बेचने के टाइम पे जो गेन और लॉस होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे रियलाइज्ड गेन और लॉस, बोलेंगे। तो उसमें स्टेप नंबर 1 सेल प्राइस को पहचानेंगे, फिर सेल प्राइस और परचेज प्राइस के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर गेन और लॉस कहाँ जाएगा, गेन और लॉस हमारा जाएगा उससे रिलेटेड इनकम स्टेटमेंट में, कहाँ जाएगा, हमारे इनकम स्टेटमेंट में। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखो कि मान लो ईयर 1 हुआ, ठीक है, और फिर मैं लेती हूँ ईयर 2, और फिर मैं लेती हूँ ईयर 3, ठीक है। अब 3 साल है, ईयर 1 में कोई वैल्यू में इंक्रीज था, ठीक है, ईयर 1 में कैसे हो सकता है, ईयर 1 में कुछ वैल्यू थी, सपोज करो ईयर 1 में कुछ वैल्यू थी, ठीक है, वो कॉस्ट पे मैंने रिकॉग्नाइज़ किया, फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज़ किया। ईयर 2 में वो मैं बढ़ गई, बट मैं उसको सेल नहीं कर रही हूँ, तो ईयर 3 में क्या होगा, ईयर 3 में मान लो मैं उसको सेल कर रही हूँ, तो जो ईयर 2 का अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है ना, इसको मैं रिवर्स नहीं करूँगी, इसको मैं कुछ भी टच नहीं करूँगी। सिर्फ मैं ईयर 3 में क्या करूँगी, परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस लूँगी और उस गेन और लॉस को इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट कर दूँगी। अच्छा, जर्नल एंट्री जब पास करते हैं हम, अगर हम जब पास करते हैं तो ये देखो कि क्या होता है। पहली बात तो जब रियलाइज्ड गेन ऑन सेल और लॉस पे जब होगा हमारा, तो कैश आएगा, तो कैश डेबिट करेंगे, फिर क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज़, क्यों, क्योंकि हम इसको बेच रहे हैं। अच्छा, अब जो इन दोनों का बीच का डिफरेंस है, अगर लॉस हुआ तो लॉस कहाँ जाएगा, डेबिट होगा, और अगर गेन हुआ तो गेन कहाँ जाएगा, गेन हमारा क्रेडिट होगा। अब
एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक सिंपल से एग्जाम्पल दिया है टेक्निक सी का कि आपका ओरिजिनल कॉस्ट इतना है, 1300 ईयर एंड फेयर वैल्यू है, अनरियलाइज्ड गेन आपका 300 होगा। क्यों? क्योंकि आप इसको बेच नहीं रहे हो। और ये अनरियलाइज्ड गेन आपका कहाँ जाएगा? ये अनरियलाइज्ड गेन आपका इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। फिर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, 3 साल का एग्जाम्पल दिया। ईयर 1 में वैल्यू थी 2000, ईयर 2 में 2500 हो गई फेयर वैल्यू, तो 500 हमारा अनरियलाइज्ड गेन इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। फिर ईयर 3 में सेल हुआ 2800 का, तो मेरा रियलाइज्ड गेन कितना होगा? 2800 माइनस 2000, 800। इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा? 800 जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, स्पेशल केस ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़। स्पेशल केस ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ मतलब जब हम इक्विटी सिक्योरिटी को सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदते हैं। किस लिए खरीदते हैं? ट्रेडिंग पर्पस के लिए। और इसको एक्टिवली बॉट एंड सोल्ड, एक्टिवली बॉट एंड सोल्ड। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स वी कीप ऑन बाइंग एंड सेलिंग इट ऑफ, वी कीप ऑन बाइंग एंड सेलिंग इट ऑफ। तो ये किस लिए? सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, ऐसे केस में हम क्या मेथड यूज़ करते हैं? FVTNI, फेयर वैल्यू थ्रू नेट इनकम। मतलब कुछ भी वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अपने नेट इनकम में। और कैश फ्लो में कहाँ जाएगा? पहली बात तो कैश फ्लो में अगर हम अपने कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग में क्यों नहीं जाएगा? इन्वेस्टिंग में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो कैश फ्लो की होती है, अगर आपको याद हो, हम इसलिए उसको करते हैं क्योंकि उसमें सारे लॉन्ग टर्म एसेट्स जाते हैं। उसमें क्या जाते हैं? उसमें हमारे सारे नॉन करेंट एसेट्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होता है वो जाता है। बट अगर कोई शॉर्ट टर्म रिलेटेड हुआ तो शॉर्ट टर्म रिलेटेड कहाँ जाएगा? इट विल गो इन माई ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मेंशन्ड इन दिस येलो बॉक्स। येलो बॉक्स में भी वही मेंशन्ड है। मूविंग ऑन टू द टेक्निक डी, कॉस्ट लेस इम्पेयरमेंट व्हेन यूज्ड। कब यूज़ होता है? जब मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं हो, प्राइवेट कंपनी हो और 20% से कम ओनरशिप हो। तो इन तीनों केस में क्या होता है? हम टेक्निक डी यूज़ करते हैं। इन केस में क्या यूज़ होता है? टेक्निक डी यूज़ करते हैं। अच्छा, टेक्निक डी में मेजरमेंट कैसे करते हैं? पहली बात तो कैसे मेजरमेंट करते हैं कि इसमें तो कोई भी रिवैल्यूएशन वाली चीज़ नहीं होती। और इसमें हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं? इसमें हम परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हम परचेज प्राइस में रिकॉर्ड करते हैं और इसमें हम कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं। अब कब किस केस में हम टेक्निक डी में जो हम परचेज प्राइस में मेंशन वो कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, एडजस्ट करते हैं? केस 1 जब इम्पेयरमेंट होता है, केस 2 जब ऑब्जर्वेबल प्राइस चेंजेस होती हैं। क्या होता है ये? आइए आगे समझते हैं। तो अब देखो इम्पेयरमेंट क्या होता है? इम्पेयरमेंट का आप एक चीज़ ये ध्यान रखो, इम्पेयरमेंट मतलब कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन वैल्यू। इम्पेयरमेंट मीन्स व्हाट? डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली, इन्वेस्टमेंट हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन वैल्यू, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन वैल्यू। तो डेबिट क्या है करेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस, और क्रेडिट क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, क्रेडिट इन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। हाँ, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो डेबिट लॉस हो जाएगा और क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो ये जनरली क्या होता है? इसको हम रिवर्स ऑफ नहीं करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? हम इसको रिवर्स ऑफ नहीं करते हैं। ओके, तो ये होता है टेक्निक डी इम्पेयरमेंट कि पहले क्या होता है? पहले तो इम्पेयरमेंट लॉस, क्रेडिट होता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ओके, नाउ कमिंग टू टेक्निक डी। टेक्निक डी में ऑब्जर्वेबल प्राइस चेंजेस होता है। ऑब्जर्वेबल प्राइस चेंजेस में क्या होता है? ऑब्जर्वेबल प्राइस चेंजेस किस केस में होता है? पहली बात तो मतलब कि प्राइवेट कंपनी के लिए होता है, प्राइवेट कंपनी के लिए होता है। फिर फाइंड अ रीसेंट डील, मतलब मार्केट में हमें ये देखना है कि उसके जैसा जो हमारे पास शेयर्स हैं उसी के जैसा ट्रांजैक्शंस कब हुआ। फिर उसका रेलेवेंस चेक करते हैं। उसका रेलेवेंस चेक करते हैं मतलब कि क्या? उसका मतलब ये है कि हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन हम जिसको मद्देनज़र रख के हम अपने शेयर का प्राइस एडजस्ट करने वाले हैं, क्या वो हमारे शेयर से रिलेटेड है, क्या वो हमारे को एक्चुअली में मैटर करेगा या नहीं। अगर उसके हिसाब से हम अपने शेयर्स का प्राइस बदल दें। फिर अगर हाँ, अगर वो रेलेवेंट है हमारे लिए मायने रखता है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने उसका वैल्यूज़, अपने इन्वेस्टमेंट का या अपनी इक्विटी का वैल्यू उस हिसाब से अपडेट कर देंगे। और जो भी डिफरेंस होगा, जो भी गेन और लॉस होगा, वो कहाँ जाएगा? गेन और लॉस विल बी रिकॉर्डेड इन माई इनकम स्टेटमेंट।
एग्जाम्पल दिया हुआ है सिंपल सा। पहले तो देखो, जब ओरिजिनल कॉस्ट थी पहले तो 5,000 थी, फिर रिकवरेबल वैल्यू 4,000 थी, तो 1,000 क्या हो गया हमारा, 1,000 इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, 1,000 मेरा इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। तो ये क्या होगा, ये होगा मेरा डेबिट इम्पेयरमेंट लॉस एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, डेबिट इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट इन्वेस्टमेंट। नाउ अब एक एग्जाम्पल देखो, जब हमारा क्या होगा, ऑब्जर्वेबल प्राइस चेंजेस होगा। जब ऑब्जर्वेबल प्राइस चेंज वाला एग्जाम्पल देखो तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एन इन्वेस्टर होल्ड्स इन अ प्राइवेट कंपनी एट कैरिंग अमाउंट ऑफ 8,000 ओरिजिनल कॉस्ट, सब्सिक्वेंटली अ थर्ड पार्टी परचेजेस अ सिमिलर ब्लॉक ऑफ शेयर्स इन द सेम कंपनी एट प्राइस दैट इम्प्लाइज अ वैल्यू ऑफ 9,200 फॉर द इन्वेस्टर्स होल्डिंग। मतलब मेरे पास सपोज करो 8,000 के शेयर्स हैं और उसी सेम कंपनी में उतने ही शेयर्स किसी और ने, किसी थर्ड पार्टी ने, किसी अनजान इंसान ने खरीदे। कितने में खरीदे, 9,200 में। 8,000 का शेयर उसने 9200 में खरीदा, जो मेरे पास 8,000 का वो 9200 में हुआ। तो क्या हुआ, पहली बात तो ये ऑब्जर्वेबल प्राइस चेंज में आया। क्यों, क्योंकि ये रेलिवेंट ट्रांजैक्शन हुआ। भाई जैसा शेयर मेरे पास है वैसा सेम शेयर उतने ही अमाउंट का वो भी खरीद रहा है, उतनी ही क्वांटिटी का। तो इस केस में क्या होना चाहिए, 1200 से मेरे को अपने शेयर का प्राइस इंक्रीज कर देना चाहिए। अब मेरी शेयर क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या है, असेट है। असेट का प्राइस बढ़ाना तो डेबिट करेंगे, और उसमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। इसीलिए जर्नल एंट्री आ गई। ठीक है, और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, This upward adjustment is permitted under method 4 only when supported by an observable transaction not based on estimates alone। मतलब जब ये किस केस में होगा, उस केस में जब सिर्फ एस्टिमेट्स वाले केस में जब होगा, अगर हम अनुमान के बेसिस पे अपने उसका प्राइस एडजस्ट कर रहे हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। जबकि सिर्फ और सिर्फ उस केस में करना चाहिए जब हमारे पास ऑब्जर्वेबल ट्रांजैक्शन हो, रेलेवेंट ट्रांजैक्शन हो। अब एक स्पेशल रूल प्रेफर्ड स्टॉक के केस में। प्रेफर्ड स्टॉक के केस में याद रखो, पहली बात तो प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है, प्रेफर्ड स्टॉक वो होता है जिसमें कोई भी जो डिविडेंड होता है वो सबसे पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को मिलता है, फिर इनको प्रायोरिटी दी जाती है अबव ओवर दी अदर कॉमन शेयर होल्डर्स। इनको कॉमन स्टॉक होल्डर्स के ऊपर इनको प्रायोरिटी दी जाती है, फिर इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता। इसका क्या मायने हुआ, मतलब कि जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो, जब हम लोग अपने शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, बट कौन लोग इलेक्ट करते हैं, कॉमन स्टॉक होल्डर्स। जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स होते हैं ना, वो वोटिंग करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं इलेक्ट कर सकते। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखो, जो प्रेफर्ड स्टॉक वाला है ना, प्रेफर्ड स्टॉक को हमेशा नो इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट ही ट्रीट किया जाता है। मतलब ये माना जाता है कि कभी भी हमारे ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते, जबकि हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक परसेंटेज 20% से ज़्यादा होगा तब भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं माने जाएंगे। तो इसीलिए या तो FVTN है या तो इम्पेयरमेंट मेथड यूज़ होगा। इक्विटी मेथड हम कभी भी नहीं यूज़ करेंगे इस केस में। ठीक है, मूविंग ऑन। ओके, नाउ अब डिविडेंड मेथड, डिविडेंड का काउंटिंग कैसे करेंगे और इक्विटी मेथड क्या होता है वो देखते हैं। अच्छा, जब मान लो 20% से कम हमारे पास ओनरशिप है, 20% से कम ओनरशिप है, हमारे पास कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, तो अगर कैश डिविडेंड्स मिला, पैसा मिला, उसको एज ए इनकम दिखाएंगे, किसमें, इन माई इनकम स्टेटमेंट। फिर स्टॉक डिविडेंड हुआ तो स्टॉक डिविडेंड में केस में नो इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ओनली द नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस। फिर लिक्विडेटिंग डिविडेंड्स हुआ, लिक्विडेटिंग डिविडेंड्स क्या हुआ, इट्स ट्रीटेड एज अ रिटर्न ऑफ कैपिटल। अच्छा, ये एक क्या है, आओ समझते हैं। पहली बात तो कैश डिविडेंड हुआ। डिविडेंड मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो।
आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, या तो आप शेयर्स में डालोगे या तो आप उसको लोन दोगे। आप लोन देते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, बट आप जब शेयर्स खरीदते हो, आप ओनर बनते हो, तो आपको क्या मिलता है? डिविडेंड्स मिलता है। तो हर साल यूजुअली कंपनीज डिविडेंड्स डिक्लेयर करती है, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, अब जब आपको डिविडेंड मिल रहा है तो क्या होगा कि पहली बात तो अगर आपके पास कोई भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा? आपका डायरेक्टली जाएगा आपका डिविडेंड इनकम में, डिविडेंड इनकम में। तो कैसे जर्नल एंट्री पास होगी? तो पहले होता है कि डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। जो मैनेजमेंट होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनमें से कोई भी जो है डिविडेंड्स को डिक्लेयर करते हैं, बताता है, अनाउंस करता है कि देखो इस साल हम इतने इतने का डिविडेंड्स देने वाले हैं, बांटने वाले हैं अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। फिर जर्नल एंट्री, उसके बाद उसमें क्या पास होती है? डेबिट डिविडेंड रिसीवेबल। उस दिन एक रिसीवेबल क्रिएट कर दिया जाता है। कौन क्रिएट करता है? जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने बुक्स में क्रिएट कर लेंगे। और क्रेडिट कहाँ करेंगे? डिविडेंड इनकम, जो कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट पे। फिर सेकेंड जर्नल एंट्री कब पास होती है? जब कैश मिलता है। तो कैश मिला यानी कि कैश आया, तो हम क्या करेंगे? डेबिट कैश एंड क्रेडिट डिविडेंड रिसीवेबल। कैश को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे डिविडेंड्स रिसीवेबल को। नाउ दूसरे टाइप का क्या होता है? स्टॉक डिविडेंड्स एंड स्टॉक स्प्लिट्स। स्टॉक डिविडेंड्स और स्टॉक स्प्लिट होता है। अच्छा, स्टॉक डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट क्या हुआ? जैसे देखो, कैश देने के बजाय शेयर कंपनी ने अपने और शेयर आपको दे दिए। कैश देने के बजाय कंपनी ने आपको अपने और शेयर दे दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक डिविडेंड। और स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? मान लो मेरे पास एक शेयर है, तो मैं कह रही हूँ 1/2 का स्टॉक स्प्लिट है, तो मेरा एक का शेयर 2 बन जाएगा। तो कंपनीज ऐसा करती ही है। तो इस केस में क्या होता है ना कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, बट जो टोटल वैल्यू है ना शेयर्स का, वो सेम टू सेम रहता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरे पास मान लो 10 शेयर्स है ऑफ 10 ईच, ठीक है? तो 10 शेयर है ऑफ 10 ईच, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 100। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 100। अब मान लो मेरा स्टॉक स्प्लिट हुआ 1/2 का, मेरा स्टॉक स्प्लिट हुआ 1/2 का, तो ये मेरा 10 का 10 शेयर्स जो हो गए, ये 20 हो गया। बट इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 100 ही है। तो अगर मैं 100 डिवाइडेड बाय 20 कर दूँ तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। तो पहले एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 थी। अब एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई, राइट? तो इस केस में क्या होता है? इस केस में कोई भी इनकम नहीं रिकॉग्नाइज हो रही है, बस जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। जो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास पहले कितने थे? 10 थे, अब वो 20 हो गए। और कॉस्ट पर शेयर इज़ लोअर। पहले 10 था, अब वो कितना हो गया? 5 पर शेयर हो गया। इसका क्या होता है? इसका पहली बात तो एक ध्यान रखो, इसका P&L पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब हमारी इनकम स्टेटमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, वहाँ पे हम कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करते। अब आ गया टाइप 3, लिक्विडेटिंग डिविडेंड्स। लिक्विडेटिंग डिविडेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? रिटर्न ऑफ कैपिटल। ये क्या होता है? रिटर्न ऑफ कैपिटल। लिक्विडेटिंग डिविडेंड्स क्या होगा? लिक्विडेटिंग डिविडेंड्स इज व्हाट? इट इज़ रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो इस केस में पहले तो क्या होता है? इस केस में पहले होता है कि डिविडेंड्स मिले। इस केस में क्या होता है? डिविडेंड्स मिलते हैं, फिर उसमें से लिक्विडेटिंग पोर्शन को निकालते हैं और फिर गेन को निकालते हैं। कैसे? अभी हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, उससे समझ में आ जाएगा और अच्छे से। और जर्नल एंट्रीज ध्यान रखो। तो लिक्विडेटिंग डिविडेंड मतलब क्या होता है ना कि आपको इतना ज़्यादा कंपनी पैसा दे दी, जितना आप डिज़र्व करते हो, जितना आपको डिविडेंड मिलना चाहिए, डिविडेंड मिलना जितना चाहिए उससे ज़्यादा पैसा दे दी। तो जो ज़्यादा पैसा दे दी ना, हम वो ये मानते हैं कि कंपनी ने हमारा जो उसमें इन्वेस्टमेंट था ना, वो पैसा वापस कर रही है, तो उसको बोलते हैं लिक्विडेटिंग डिविडेंड। नाउ इसमें जर्नल एंट्री देखो क्या दिया हुआ है। पहली केस में जर्नल एंट्री क्या करते हैं? पोर्शन फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। पहले तो क्या करेंगे? कैश और डिविडेंड रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे डिविडेंड इनकम को। फिर जर्नल एंट्री 2 में क्या करेंगे? सेकेंड जर्नल एंट्री, इसमें लिक्विडेटिंग पोर्शन, रिटर्न ऑफ कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश और डिविडेंड रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज़। क्रेडिट कर देंगे क्या? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज़। So क्या होता है? The liquidating portion reduces the carrying value of the investment. It is not the income. Only the portion from retained earnings is recognized in the income statement. मतलब जो सिर्फ retained earnings का पोर्शन डिविडेंड में आया उसी को रिकॉर्ड करेंगे इनकम स्टेटमेंट में। बाकी जो लिक्विडेटिंग डिविडेंड है वो हमारा इनकम नहीं होगा, वो हमारे इन्वेस्टमेंट को कम करेगा, वो हमारे इन्वेस्टमेंट को कम करेगा।
यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है लिक्विडेटिंग डिविडेंड का। ओके, हेलो, ओके। अब लिक्विडेटिंग डिविडेंड का एग्जांपल देखो। लिक्विडेटिंग डिविडेंड का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि पहली बात तो देखो दिया हुआ है तुम्हें इन्वेस्टमेंट का कैरिंग वैल्यू दिया है और टोटल डिविडेंड कितना मिला है 1000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है 500, डिविडेंड कितना मिला है 1000। इनकम का पोर्शन देखो, इनकम का इसमें 1000 में 300 इनकम का पोर्शन है और 700 लिक्विडेटिंग का पोर्शन है। मतलब 300 रुपये आपका डिविडेंड इनकम है, बाकी 700 आपका जितना आप डिजर्व करते हो उससे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, तो जो 300 है वो डिविडेंड इनकम में ही जाएगा और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट कितने का था 500 का था और लिक्विडेटिंग कितना हुआ 700 मिला। तो 500 ही लिक्विडेटिंग के लिए चाहिए बट हमें मिला 700। तो जो 200 है वो कितना है, 200 मेरा क्या हुआ एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज हुआ एज अ गेन। 200 मेरा एक्स्ट्रा क्या हुआ, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ गेन। 200 एक्स्ट्रा क्या हुआ, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ गेन। नाउ कमिंग टू दी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किस केस में होता है, जब आपके पास 20% से ज़्यादा बट 50% से कम ओनरशिप हो। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, उस केस में हम इक्विटी मेथड यूज़ करते हैं। उस केस में हम इक्विटी मेथड यूज़ करते हैं। अच्छा, तो इक्विटी मेथड वही कब यूज़ होता है, इक्विटी मेथड वही तभी यूज़ होता है जब हमारे पास 20% से ज़्यादा हो और 50% से कम हो। इस केस में क्या होता है कि आपके पास कंट्रोल नहीं होता, इस केस में आपके पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता। और क्या है कि आपके पास बट इक्विटी मेथड में ये होता है कि ये 20 से 50% का ओनरशिप है, आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो आप उनके फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग जो भी डिसीजंस होते हैं उनको आप प्रभावित कर सकते हो। ठीक है, आप फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हो, तो हम कहेंगे कि वो होता है हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक, और कंट्रोल हमारे पास नहीं है। नाउ कैसे हमें पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं ये जिनके हेल्प से हमें पता चल सकता है कि हमारे किसी कंपनी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव है या नहीं। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, अगर हमारे पास मान लो 20% से कम भी ओनरशिप हुआ बट इसमें से कोई एक भी चीज़ अगर प्रेजेंट हुई, इसमें से कोई एक भी चीज़ प्रेजेंट हुई, तो हम उस केस में मानेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। मतलब अगर 20% से कम भी हुआ, 20% से कम हुआ, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये मान लेंगे कि हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब देखो, एक हो गया बोर्ड रिप्रेजेंटेशन दिया, मतलब कि आप क्या हो कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सीट पे हो, विराजमान हो। फिर या तो आप कंपनीज़ की जो की पॉलिसीज़ हैं उसमें आप हिस्से लेते हो। फिर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस होता है, मतलब आपका जो इन्वेस्टी और इन्वेस्टर के बीच में बहुत ज़्यादा जो है आपस में सामान खरीदना लेना बेचना कुछ ना कुछ चलता रहता है। फिर आपके और उनके जो मैनेजर्स वगैरह है वो सेम है। उसके अलावा जैसे मान लो कुछ टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस है, मान लो मेरे पास कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनके मदद से हमारा जो इन्वेस्टी है वो काम कर पाता है। तो इन केसेस में क्या होता है, इन 5 केसेस में से कोई एक भी चीज़ एप्लीकेबल हुआ, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ परसेंटेज ओनरशिप वी हैव, इन रिस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटेज ओनरशिप हैव, आई विल हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, आई विल हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। I will have a significant influence.
ओके, नाउ कोर आइडिया ऑफ द इक्विटी मेथड। अब इक्विटी मेथड में क्या होता है, पहली बात तो कि हम चीज़ों को प्रपोर्शनेटली लेते हैं। मैं बहुत ईजी सा एग्जांपल लूँगी कि जिससे आपको इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ जाए। अब सपोज़ करो मेरे पास किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 1000 की, ठीक है। उस कंपनी में नेट इनकम हुई 100 की, सॉरी 100 की हुई ना, और उसने डिविडेंड्स डिक्लेयर किया 50 का, और उस कंपनी में हमारी जो ओनरशिप है, ओनरशिप मान के चलो 20% है। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना, ये इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। 20% नहीं होगा, सॉरी 20% से ज़्यादा लेना चाहिए ना। मान लो मेरे पास उस कंपनी का 25% ओनरशिप है, ठीक है। अब इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग में फॉलो कर रही हूँ, तो 1000 प्लस 25%, 25% मीन्स 25, और डिविडेंड हमने उसमें से घटा देना है, डिविडेंड हमें घटा देना है, तो 12.5। तो इतना हमारा क्या हुआ, इतना हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। इतना हमारा क्या हुआ, इतना हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। नाउ अब देखो, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रपोर्शनेट वैल्यू। क्यों? क्योंकि देखो हमने इनकम का कितना लिया, इनकम का 25% लिया, डिविडेंड का कितना लिया, 25% लिया। भाई 50 का 25% लोगे तो 12.5 आएगा। तो मेरा एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, 1012.5, 1012.5। तो क्यों हम ये अप्रोच फॉलो करते हैं, ये अप्रोच हम इसलिए फॉलो करते हैं, इन्वेस्टमेंट में अपने नेट इनकम और डिविडेंड को इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हमारा इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर हमारा सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस है, हमारा इसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और इसमें क्या होता है कि इसमें तो पहली बात तो P&L, प्रॉफिट और लॉस जो भी कंपनी का वो कहाँ जाएगा, वो हमारे जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। नाउ इनिशियल रिकॉग्निशन अंडर द इक्विटी मेथड। अब देखो इक्विटी मेथड के केस में पहले तो क्या होता है, पहली बात तो ये देखो कि इनिशियली केस पे रिकॉर्ड करते हैं, इनिशियली इट इज़ रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। तो इसमें क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कैश, डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कैश। और व्हाट क्या क्या कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है, क्या कॉस्ट में क्या क्या आता है, पहली बात तो परचेज प्राइस आएगा, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगा, फिर एनी गुडविल पेड इज एम्बेडेड विद इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इट इज़ नॉट शोन सेपरेटली। मतलब ये क्या कह रहा है कि कोई भी गुडविल जो भी हमने उसके साथ हमारे एसोसिएटेड जो भी हमने शेयर्स खरीदा, उसको हम सेपरेटली नहीं दिखाते हैं, और ना ही हम उसको इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करते हैं। हमेशा ध्यान रखो, इक्विटी मेथड में हम जब भी शेयर्स खरीदते तो उसमें कुछ अगर ये हुआ, हमारा गुडविल हुआ, तो उस गुडविल को हम सेपरेटली नहीं दिखाते, और ना ही हम उसको इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करते हैं। अब देखो पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस टू द इन्वेस्टमेंट, वही जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था कि पहले ऐड करो शेयर ऑफ द इन्वेस्टर्स इनकम, इनकम हुई तो इनकम ऐड करो, लॉस हुआ है तो लॉस को सब्ट्रैक्ट करो, इनकम हुआ तो ऐड करो, लॉस हुआ है तो लॉस को सब्ट्रैक्ट करो, और फिर जो डिविडेंड्स रिसीव्ड हुआ वो कहाँ जाता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो जो डिविडेंड मिला वो एज अ इनकम P&L में नहीं जाता है, वो कहाँ नहीं जाता है, वो इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड एज अ इनकम, इट विल बी रिकॉर्डेड वेयर, इट विल बी रिकॉर्डेड इन माई इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नाउ इक्विटी मेथड का एक सिंपल एग्जांपल देखो, इक्विटी मेथड का सिंपल एग्जांपल ये देखो कि हमारा जो ओनरशिप है, पहली बात तो हमारा ओनरशिप कितना है, 30% यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। इन्वेस्टी का नेट इनकम कितना है, 10,000 है, तो मैं 10,000 का 30%, 3,000 हमें रिकॉर्ड कर देना चाहिए, कहाँ पे, अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो कैसे जाएगा, कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे, ये डेबिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बढ़ा रहे हैं, और क्रेडिट क्या कर देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, क्रेडिट क्या कर देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द एसोसिएट। अच्छा, इक्विटी मेथड का एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सिंपल सा, वेरी सिंपल। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट दिया है, हमारा शेयर ऑफ इनकम कितना है, 66,000, और डिविडेंड्स कितना मिला, 2,000, उसको माइनस कर देंगे, तो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट 54,000। और इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अब
अब मान लो किसी साल हमारा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ही नहीं, ना हमने डिविडेंड पे किया, तो उस केस में क्या होता है ना कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ नहीं, ना हमने डिविडेंड पे किया, तो क्या करेंगे ना, तब भी जो भी इनकम आई है ना, उस इनकम को प्रपोर्शनेटली हम अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दिखा देंगे, उस इनकम को प्रपोर्शनेटली अपने इनकम अकाउंट में, अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दिखा देंगे। बिकॉज क्यों, क्योंकि इवन इफ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द इन्वेस्टी, बिकॉज इन इक्विटी मेथड इनकम इज अक्रूड। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास इतना ज़्यादा उस दूसरी कंपनी का ओनरशिप है भाई, 50% और 20% के बीच में है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास उसका काफ़ी ज़्यादा ओनरशिप है, तो उनका जो नेट इनकम हुआ उसमें हमारा भी हिस्सा हुआ, तो उस केस में भले ही वो हमें अभी नहीं दे रहे हैं, बट हम ये मान के चलेंगे कि आगे हम उसको हमें मिल सकता है। तो हम ये मान के जब चल रहे हैं कि आगे वो हमें मिलेगा, तो हमें उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि हम इनकम को अक्रू करके चल रहे हैं। तो इक्विटी मेथड में यही होता है कि हम उस इनकम को अक्रू कर रहे हैं। अब और अदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखो क्या है, यूज़ होता है। पहली बात तो जब इक्विटी मेथड में हम इनकम वगैरह ये जो भी कैलकुलेशन होता है, उसके पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि जो प्रेफर्ड डिविडेंड्स है, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के डिविडेंड है, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर स्टॉक डिविडेंड्स स्प्लिट्स में क्या होता है कि इसका हमारा कोई भी एंट्री नहीं होता, इसका हमारा कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। फिर गुडविल इन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, गुडविल इन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि गुडविल ऑन बैलेंस शीट, गुडविल ऑन दी बैलेंस शीट, गुडविल को हम बैलेंस शीट पे नहीं दिखाते, गुडविल को हम अपने बैलेंस शीट पे नहीं दिखाते। फिर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है कि जब इन्वेस्टर और इन्वेस्टी के बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे टाइप का ट्रांजैक्शन होता है, जब क्या होता है कि ट्रांजैक्शन बिटवीन द इन्वेस्टर इन्वेस्टी कौन एलिमिनेट कर सकते हैं, जब हम अनरियलाइज प्रॉफिट्स होता है, जब अनरियलाइज प्रॉफिट्स होता है तो हम उसको क्या करते हैं, आपस में डिलीट कर देते हैं, अपना एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये क्या है, ये जो कि है क्या बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अनरियलाइज प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम डिलीट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। Now coming to the how these investment shall be presented in the financial statement. So just a second guys, let me plug in my charger. Now in case of financial statement presentation, how to this is presented on the financial statement. So these investments, they are shown as a NCA, they are shown as a non-current asset, they are shown as a non-current asset. So in this what is happening, goodwill is not shown separately, then investment plus profit minus dividend, investment plus profit minus dividend. And in case of income statement, in case of income statement, it is presented as a non-operating item, it is presented as a non-operating item, typically below the operating profit. So it does not appear within revenue or operating item, it is a separate line below EBIT. Now coming to the receivables, payables and intercompany balances. Now whenever we have the accounts receivable or accounts payable with my this equity method of investment, whenever we have in any company, so that AR and AP is not at all eliminated, that AR and AP is not at all eliminated, it is done what, it is disclosed separately, it is disclosed separately. Now disposal of investment under the equity method. So what is the step one? Step one is to determine the carrying value. Step one is to determine the carrying value. Step two is to sales price minus carrying value at disposal date. Step two is to sales price minus carrying value at the disposal date. So what is the formula? So gain or loss, it will be the difference between the sale price minus the कैरिंग वैल्यू. इफ़ द सेल प्राइस इज़ द ग्रेटर दैन द कैरिंग वैल्यू, मतलब सेल प्राइस अगर कैरिंग वैल्यू से ज़्यादा हुई जितने हमारे बुक्स पे, उसको बोलेंगे गेन ऑन डिस्पोजल. बट अगर वही हमारा सेलिंग प्राइस कैरिंग वैल्यू से कम हुआ तो उसको बोलेंगे लॉस ऑन डिस्पोजल. तो क्या चीज़ है, तो पहली बात तो एक चीज़ यहाँ पे हमने क्या समझी, एक चीज़ हमारी यहाँ पे एक बात हमने ये समझी कि हमारा अगर कभी भी अकाउंट्स रिसीवेबल या अकाउंट्स पेबल होगा हमारा जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तो उसको हम
एलिमिनेट नहीं करेंगे, बस हम उसको सेपरेटली डिस्क्लोज़ कर देंगे, उसको हम अलग से अपने नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज़ करके दिखा देंगे। अब डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर द इक्विटी मेथड, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर द इक्विटी मेथड, स्टेप 1 होगा डिटरमाइन द कैरिंग वैल्यू। पहले तो हमें डिटरमाइन करना है कि उसका कितने क्या उसका कॉस्ट है हमारे बुक्स पे, फिर उसके बाद कंप्यूट करेंगे उसका गेन और लॉस, कितना हमारा फ़ायदा या नुकसान हुआ, कितना हमारा फ़ायदा या नुकसान हुआ। यहाँ पे फिर हमारी समरी दी हुई है, यहाँ पे फिर हमारी समरी दी हुई है कि डिविडेंड अकाउंटिंग और इक्विटी मेथड एट अ ग्लांस में, डिविडेंड अकाउंटिंग और इक्विटी मेथड। तो पहली बात तो अगर हमारा नो इन्फ्लुएंस हुआ, पैसिव इन्फ्लुएंस हुआ मतलब लेस दैन 20%, तो कैश डिविडेंड्स होगा इनकम में, स्टॉक डिविडेंड्स आएगा, स्टॉक डिविडेंड्स के केस में कोई एंट्री नहीं होगी, लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट हमारे लिक्विडिटी डिविडेंड हमारे इन्वेस्टमेंट को कम करेगा। फिर अगर वहीं हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हुआ यानी 20 से 50% के बीच हुआ तो हम उसको बोलेंगे इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड में क्या होगा कि हमारा जो शेयर ऑफ इनकम है वो होगा और उसमें क्या करेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, जो भी इनकम होएगा उससे हमारा इन्वेस्टमेंट उतना इंक्रीज़ हो जाएगा, डिविडेंड्स मिलने से मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट उतना ही डिक्रीज़ हो जाएगा। और डिस्पोजल में गेन और लॉस ऑन सेल जो होगा उसको बोलेंगे। और गुडविल इज़ एम्बेडेड एंड नॉट सेपरेटेड, गुडविल को हम सेपरेटली नहीं दिखाते, ना ही हम उसको इम्पेयर करते हैं ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई कि यहाँ पे वही समरी पूरी दी हुई है डिविडेंड अकाउंटिंग और इक्विटी मेथड का, कि कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ जब, यानी कि आपके पास लेस दैन 20% का, तो कैश डिविडेंड इनकम में जाएगा, स्टॉक डिविडेंड का कोई एंट्री नहीं होगा, और लिक्विडेटिंग यानी कि रिटर्न ऑफ कैपिटल। और इक्विटी मेथड में क्या होगा, इनकम का आपका शेयर है तो इंक्रीज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड का क्या होगा रिड्यूस करेंगे इन्वेस्टमेंट, लॉस का होगा तो भी आपका इन्वेस्टमेंट को वो कम करेगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखो कि इनकम रिकॉग्नाइज्ड इवन विदाउट डिविडेंड डिक्लेरेशन, मतलब इक्विटी मेथड में क्या होता है कि हम इनकम को दिखाएंगे जितना हमारा प्रतिशत, हम उसको भागीदारी हमारी जितने प्रतिशत की हम उसको दिखाएंगे ही दिखाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट डिविडेंड डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ। फिर डिस्पोजल क्या हुआ, डिस्पोजल का हुआ कि गेन और लॉस ऑन सेल प्राइस माइनस कैरिंग वैल्यू, सेल प्राइस माइनस कैरिंग वैल्यू के लिए डिस्पोजल होता है। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग मेथड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि अब मान लो ईयर 1 में मेरा किसी कंपनी में 20% ओनरशिप था, बट ईयर 2 में मैंने क्या किया, मैंने और ज़्यादा ख़रीद लिया और मेरे पास 20% से बढ़ के 30% ओनरशिप हो गई। तो जब 20% से कम है, जब हमारा कोई भी उस पर अधिक उतना प्रभाव हम नहीं डाल रहे हैं, तो उस केस में फेयर वैल्यू यूज़ करेंगे। बट जब हमारे पास 20% से ज़्यादा है तो हम उसको प्रभावित कर पा रहे हैं, तो वो क्या है हमारा इक्विटी मेथड होगा। तब हम इसमें क्या करेंगे, इक्विटी मेथड होगा। और क्या स्टेप्स फॉलो करना है आगे की स्लाइड में दिया है। वहीं इसका उल्टा हुआ कि मान लो आपके पास किसी कंपनी का 20% से ज़्यादा था, 25-30% मान लो किसी कंपनी का शेयर्स था, 30% शेयर आपके पास था, आपने और उसको साल में बेच दिया और अब आपके पास सिर्फ 5% बचा है, तो अब आप इक्विटी मेथड नहीं यूज़ करोगे, अब आप फेयर वैल्यू मेथड यूज़ करोगे। अच्छा, फेयर वैल्यू से इक्विटी मेथड पे जाते हैं। जब हम फेयर वैल्यू से इक्विटी मेथड में जाते हैं, हमारा परसेंटेज ओनरशिप बढ़ रहा है, तो पहला स्टेप क्या है कि रीवैल्यू द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, जो अभी बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है उसको रीवैल्यू करते हैं। फिर रिकॉग्नाइज करते हैं गेन और लॉस को, जो हमारा फ़ायदा या नुकसान है उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर नए इन्वेस्टमेंट को हम ऐड करते हैं, फिर नए इन्वेस्टमेंट को हम उसमें ऐड करते हैं, और जो भी हमने नया खरीदा और उस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, इक्विटी मेथड अप्लाई करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजिशन। जिस डेट को हमने खरीदा उस डेट से हम क्या करेंगे, इक्विटी मेथड यूज़ करेंगे। और इसमें पास्ट में कोई भी हम एडजस्टमेंट नहीं करते, ये प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये स्टेप्स फॉलो करना है। अब वही उल्टा हुआ कि पहले आपके पास ज़्यादा था, अब आपके पास ओनरशिप कम हो गया। तो पहली बात तो एडजस्ट फॉर लेटेस्ट इक्विटी इनकम, एडजस्ट कर लो कि कितना अभी तक का इनकम आपके पास होना चाहिए। फिर जो भी आपने बेचा, जितना भी आपने उसमें से बेचा, उसका गेन और लॉस को रिकॉग्नाइज कर लो। फिर रिवैल्यू करो रेसिडुअल शेयर्स, जो भी बचे हुए शेयर्स हो उनको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, बचे हुए शेयर्स को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। और अब किस पे स्विच हो जाना है, फेयर वैल्यू थ्रू नेट इनकम मेथड पे स्विच हो जाना है, फेयर वैल्यू थ्रू नेट इनकम पे स्विच हो जाना है।
अब फेयर वैल्यू ऑप्शन देखो, फेयर वैल्यू ऑप्शन में क्या होता है, एंटिटीज़ में इलेक्ट द फेयर वैल्यू ऑप्शन एज एन ऑल्टरनेटिव टू द इक्विटी मेथड। तो क्या होता है, पहली बात तो डू नॉट चेंज द मेथड, मतलब कि अगर आपने फेयर वैल्यू ऑप्शन मेथड यूज़ कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आप आगे जाके चेंज कर सको, आगे जाके आप चेंज नहीं कर सकते हो। और फेयर वैल्यू में क्या होता है कि कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो कहाँ जाता है, इनकम स्टेटमेंट में जाता है, कहाँ जाता है, इनकम स्टेटमेंट में आ जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर आप फेयर वैल्यू यूज़ करो तो इट मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली, दिस मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। फिर यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर की समरी दी है, यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर की समरी दी गई है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर डिविडेंड ट्रीटमेंट मेथड का भी एक ब्रेकडाउन दिया है कि फेयर वैल्यू कॉस्ट मेथड होगा, अगर FVNI मेथड हुआ या तो कॉस्ट मेथड हुआ तो कहाँ जाएगा डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट और लॉस। इक्विटी मेथड कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। फिर बिगेस्ट एक स्टूडेंट कन्फ्यूजन क्या हुआ कि डिविडेंड्स आर इनकम इन वन मेथड बट नॉट इन अनदर। डिविडेंड्स क्या है, इनकम इन वन मेथड बट नॉट इन द अनदर मेथड। तो ये हो गया डिविडेंड्स वाला कि एक में क्या होता है कि एक मेथड में इनकम होगा। इस बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हमारा जो डिविडेंड इनकम है ये कभी हमने इसको इनकम कंसिडर किया, कभी हम इसको इनकम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इक्विटी मेथड में क्या होता है, इक्विटी मेथड में ये होता है कि हम उसको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं शेयर ऑफ अर्निंग्स में। फिर ये कुछ मेमोरी ट्रिक्स दी हुई है और कैसे एग्ज़ाम में टेस्ट किया जा सकता है। पहले तो पहचानना कि कौन सा करेक्ट मेथड होना चाहिए, फिर कंप्यूट इन्वेस्टमेंट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट का कितना बैलेंस होना चाहिए, गेन और लॉस को कैलकुलेट करना, फिर डिविडेंड का क्लासिफिकेशन, फिर ओनरशिप का चेंज सिनेरियो, ओनरशिप अगर बदल रहा है तो उसका क्या होगा वो चीज़। फिर क्वेश्चन टाइप्स टू एक्सपेक्ट, क्या MCQs, सिनेरियो बेस्ड, कैलकुलेशन टाइप का, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सारे तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर एग्जामिनर कैसे आपको ट्विस्ट कर सकता है, ये 5 तरह से, पहले तो ओनरशिप परसेंटेज को मिक्स करके, फिर डिविडेंड टाइप का मिक्स करके, ऑर्डिनरी डिविडेंड है कि लिक्विडेटिंग डिविडेंड है, फिर कब अनरियलाइज होगा कब रियलाइज होगा, अनरियलाइज तब होगा जब आप सेल नहीं कर रहे हो, रियलाइज तब होगा जब आप सेल कर दे रहे हो। फिर चेंजिंग द मेथड मिड क्वेश्चन, ओनरशिप परसेंटेज कम हो गई, आपने बेच दिया या ख़रीद दिया, बढ़ा दिया कुछ भी, फिर प्रेफर्ड स्टॉक हुआ तब। फिर स्टूडेंट्स का मिस्टेक क्या होता है, कॉमन मिस्टेक्स इन स्टूडेंट्स कि क्या है कि ट्रीटिंग इक्विटी मेथड डिविडेंड एज इनकम, कि इक्विटी मेथड के डिविडेंड, इक्विटी मेथड के जो डिविडेंड आता है उसको एज अ इनकम ट्रीट करना। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं क्योंकि इक्विटी मेथड से जो डिविडेंड आता है वो हमारा नॉट रिकोगनाइज्ड एज अ इनकम। फिर इग्नोरिंग अनरियलाइज्ड गेन्स इन फेयर वैल्यू मेथड, मतलब जो अनरियलाइज्ड गेन है फेयर वैल्यू मेथड में वो कहाँ करते हैं, वो हम उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। फिर मिसिंग इम्पेयरमेंट इन कॉस्ट मेथड, मतलब कि क्या है कि जो कॉस्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो इम्पेयरमेंट वाली चीज़ होती है उसको हम माइनस करना जो है भूल जाते हैं। तो ये ध्यान रखो कि इम्पेयरमेंट का भी एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। फिर फॉरगेटिंग गुडविल ट्रीटमेंट, फॉरगेटिंग गुडविल ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट हमें जो है उसको भी हमें अकॉर्डिंगली करना चाहिए कि क्या गुडविल क्या है कि गुडविल इज़ नॉट अमोर्टाइज्ड बट एक्सेस एट्रीब्यूटेबल टू डेप्रिशिएबल एसेट मस्ट बी अमोर्टाइज, मतलब कि जो गुडविल उसको हम सेपरेटली दिखाते नहीं हैं और ना ही हम उसको अमोर्टाइज करते हैं ना ही हम उसको इम्पेयर करते हैं। फिर नॉट अपडेटिंग कैरिंग वैल्यू बिफोर सेल, कैरिंग वैल्यू को सेल के पहले अपडेट नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी गलती है। फिर कीवर्ड्स टू रिमेंबर, क्या क्या कीवर्ड्स हैं याद करने के लिए जिनके हेल्प से हम समझ पाएंगे, तो ये हैं सारे कीवर्ड्स जिनके हेल्प से हम समझ पाएंगे कि क्या है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कैरिंग वैल्यू, तो कैरिंग वैल्यू में क्या क्या चीज़ आती है, कैरिंग वैल्यू में ये आती है कॉस्ट, शेयर ऑफ इनकम, रिसीव्ड डिविडेंड्स और अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सेस। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन का सॉल्व होता है फेयर वैल्यू एंड कॉस्ट मेथड, फेयर वैल्यू एंड कॉस्ट मेथड, फेयर वैल्यू एंड कॉस्ट मेथड। तो ये हो गया डू नॉट रिकॉग्नाइज द इन्वेस्टीज अर्निंग्स एज दे आर अर्नड, देयरफॉर व्हेन अ डिविडेंड अराइजेस इट रिप्रेजेंट्स न्यू इकोनॉमिक बेनिफिट टू यू, इट इज़ इनकम। मतलब क्या बोल रहा है कि फेयर वैल्यू और कॉस्ट मेथड समझ के रखना। फिर इक्विटी मेथड में क्या होता है, फेयर वैल्यू कॉस्ट मेथड में क्या होता है, एज ए इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं, और इक्विटी मेथड में क्या होता है, दिस इज़ ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रिकॉर्डेड एज अ रिडक्शन इन द इन्वेस्टमेंट, वो हमारे इन्वेस्टमेंट को कम करता है।
फिर एक एग्ज़ाम थिंकिंग टिप, एग्ज़ाम में कैसे समझना है, पहले बात तो आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कितना % ओनरशिप है वो समझो। अगर 20% से लेस है, 20% लेस दैन है तो नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और बिटवीन 20 to 50% है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हुआ। फिर फेयर वैल्यू मेथड और कॉस्ट मेथड हुआ, फेयर वैल्यू मेथड और कॉस्ट मेथड हुआ। तो फिर क्या, कब फेयर वैल्यू और कॉस्ट मेथड यूज़ होगा, जब 20% से कम होगा, बट जब 20% से 50% के बीच होगा तो क्या होगा, इक्विटी मेथड होगा। फिर मेथड कंपैरिजन एट अ ग्लांस, सारे तरह के जो मेथड्स हैं इनका कंपैरिजन यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। तो गाइस आप लोग जब भी अपना ये इसका क्या बोलते हैं पढ़ रहे हैं, अपने से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या एग्ज़ाम के समय रिविज़न कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा पेज है जिसको आप ऐसा प्रिंट आउट निकाल के अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करके रख सकते हो। दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर लास्ट मिनट रिविज़न। हमेशा ध्यान रखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखो एग्जामिनर के ट्विस्ट जो है ये ऑलरेडी फिर से यहाँ पे दिया हुआ है, सेम चीज़ें हैं। और मिस्टेक प्रिवेंशन चेकलिस्ट, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग सही से समझ लेंगे और कर लेंगे तो एग्ज़ाम्स में हमारी मिस्टेक्स कोई भी नहीं होगी। और लास्टली क्या करना चाहिए, एक पेज का रिवीजन शीट बना सकते हैं, 50 एग्ज़ाम लेवल MCQ, ट्रिकी केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज़। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच।